नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ का चंद्रसेन। देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री के। आज है ये मुगल और ये चंद्रसेन। तो ये मारवाड़ का राव चंद्रसेन शासनकाल रहा 1562 से 1581 ईस्वी में। देखिए, 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है, मारवाड़ के राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। और मालदेव के ये 4 पुत्र थे, राम, रायमल, उदय सिंह और राव चंद्रसेन। तो मालदेव ने अपने जीवित रहते हुए ही राम को तो निर्वासित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में ये जो सबसे छोटा पुत्र था राव चंद्रसेन, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यहीं से ही मारवाड़ में जो है उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। तो चारों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष यहाँ से चालू हो जाता है। इसका कारण रहा चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करना। तो अब देखते हैं हम चंद्रसेन के बारे में। जन्म होता है 1541 ईस्वी में। पिता का नाम था मालदेव और माता का नाम था स्वरूपदेव। इनकी उपाधियां देख लो, या किस नाम से इनको जाना जाता है मारवाड़ के चंद्रसेन को। तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या उनका पथप्रदर्शक ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ को जो है अकबर से, मुगलों से स्वतंत्र रखने के लिए जो है इनके ही जो है अग्रगामी रहे हैं। मतलब इन्होंने जो छापामार युद्ध प्रणाली वगैरह जो नीति अपनाई थी, वो ही नीति प्रताप ने उसी नीति का अनुसरण किया है, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। फिर है मालदेव ने राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए झगड़े हुए थे। और महाराजा उदय सिंह के बाद छापामार युद्ध नीति अगर मारवाड़ में किसी ने अपनाई थी, देखिए महाराजा उदय सिंह मेवाड़ में इन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी, ठीक है। और मारवाड़ में अपनाने वाला ये प्रथम शासक था छापामार युद्ध पद्धति को। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, वहां से फिर युद्ध चालू रख रखा है इन्होंने, इस प्रकार का युद्ध। और अकबर को चुनौती देने वाला प्रथम जो है राजपूत शासक था। कौन? राव चंद्रसेन। देखिए, राव चंद्रसेन ने अपने भाइयों से उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े थे, लोहावट का युद्ध और नाडोल का युद्ध। ये भाइयों में हुआ था। लोहावट का युद्ध राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में हुआ था। उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह जो इनका भाई था, उनके बीच में हुआ था। इसमें राव चंद्रसेन की जीत हुई। फिर नाडोल का युद्ध हुआ, ये राव चंद्रसेन और राम के बीच में हुआ था, जो सबसे बड़ा भाई था जिसे निर्वासित कर दिया था मालदेव ने, वही राम है। ये इसको राम सिंह भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है हमें। तो राव चंद्रसेन और राम के बीच में हुआ था नाडोल का युद्ध, और इसमें भी चंद्रसेन जीत जाता है। इसमें राम की सहायता की थी अजमेर के हुसैन कुली खां ने। अजमेर का जो हुसैन कुली खां था, उसने राम की मदद की थी, फिर भी राम हार जाता है। परिणाम देखिए, इन दोनों भाइयों के बीच में संधि करवा दी जाती है सामंतों के द्वारा। भाई दोनों भाई हैं तो संधि करवा दी, और राम को सोजत की जागीर दे दी, ठीक है। तो सोजत की जागीर लेकर राम जो है वो खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, और वो सीधा किसके पास चला जाता है? अकबर के पास में चला जाता है। देखिए, यहीं से अकबर की कहानी चालू हो जाती है। अकबर का ध्यान मारवाड़ की तरफ आ जाता है। एक प्रश्न है यहाँ पर, अकबर का मारवाड़ की राजनीति में जो हस्तक्षेप है वो किस कारण से हुआ है? या मारवाड़ की तरफ अकबर का ध्यान आया वो किस कारण से हुआ है? ये उत्तराधिकार संघर्ष इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। उत्तराधिकार संघर्ष जो चारों भाइयों में चला, उसके कारण राम ने अकबर की शरण ले ली, और यही कारण रहा कि अब मुगलों के अटैक जो है वो मारवाड़ पर शुरू हो गए। 1564 में जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो जाता है, तो अकबर का ध्यान अब जोधपुर की तरफ है, मारवाड़ की तरफ है। तो जोधपुर पर आक्रमण करता है अकबर 1564 में। सेनापति भेजता है हुसैन कुली खां को, और हुसैन कुली खां जो है वो जोधपुर को जीत जाता है 1564 में। यहाँ से जो राव चंद्रसेन है वो भद्राजून जो पाली में पड़ता है उधर निकल जाते हैं। देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह में अकबर जियारत करने आया था 1570 में, और 1570 में इसने थोड़ा रेस्ट के लिए नागौर की तरफ प्रस्थान किया था, और यहाँ नागौर में ये दरबार लगाया था, ठीक है। अब अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 3 नवंबर 1570 ईस्वी में लगा। 3 नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। इसका उद्देश्य क्या था? वही है साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य का विस्तार करेगा। दूसरा, सभी राजपूत शासकों को अपने अधीन करेगा, अपनी अधीनता स्वीकार करवाएगा, ये उसका उद्देश्य था अकबर का। किस किस ने अधीनता स्वीकारी, किसने नहीं स्वीकारी, ये देखेंगे। इसके पहले देखिए, अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब बनवाया था। शुक्र तालाब अकबर ने बनवाया, किस लिए? अकाल राहत हेतु बनवाया, ताकि जनता का जो है वो विश्वास जो ले सके, ठीक है, अकबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं।
अधीनता किस किसने स्वीकारी? पहला है बीकानेर का कल्याणमल, सबसे पहला था बीकानेर का कल्याणमल। इसके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। तो ये दोनों पुत्रों के साथ यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इसने, कल्याणमल ने, पृथ्वीराज राठौड़ और पुत्र राय सिंह के साथ, ठीक है, मतलब तीनों ने कर ली थी। अब अकबर ने देखिए खुश होकर क्या किया, पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर दे दी थी। ये पृथ्वीराज राठौड़ है, ये कवि था, इसको मतलब इसकी रिटर्न स्किल थी, वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, बड़ा ये था लेकिन शासन यहाँ राय सिंह ने किया था। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी थी और राय सिंह को 2000 की मनसब दी थी, ठीक है। ये बीकानेर हो गया। जैसलमेर का रावल हरराय भाटी, इसने अधीनता स्वीकार कर ली। फलोदी का राव उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह है, ये चंद्रसेन का भाई, तो फलोदी का राव उदय सिंह इसने स्वीकार कर ली। और ये जो इसका राम था, सबसे बड़ा भाई था, राव चंद्रसेन का सबसे बड़ा भाई था राम, उसको राम सिंह भी कहते हैं, तो राम या राम सिंह, इसने तो अधीनता क्या, वो तो पहले शुरू में शरण में चला ही गया था, अधीनता और मान ली। फिर उसके बाद में देखिए राव सुरजन हाडा थे, ये सवाई माधोपुर के थे, और कई जगह बूंदी भी मिलता है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक लगाएंगे। तो राव सुरजन हाडा ने भी अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर अगर चंद्रसेन की बात आती है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने नागौर दरबार में भाग लिया था लेकिन अधीनता स्वीकारी नहीं थी। इसका जो प्रमाण है वो देखते हैं। फिर पहले ये देखिए, क्या मेवाड़ ने नागौर दरबार में भाग लिया था? देखिए मेवाड़ रियासत महाराणा प्रताप वाली, तो नागौर दरबार में भाग ही नहीं लिया था, पहली बात तो मेवाड़ ने नहीं, और ना कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अंत समय तक मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा था। फिर यहाँ दो विद्वानों के मत है चंद्रसेन को लेकर कि अकबर के दरबार में क्यों गए थे, क्या करने गए थे, या अधीनता स्वीकार की या नहीं की। तो रामकरण आसोपा का मत है कि अकबर ने चंद्रसेन को नागौर दरबार के लिए खुद निमंत्रण भेजा था, तो अकबर के बुलाने से जो है राव चंद्रसेन गए थे वहां पर नागौर दरबार में, ये कहते हैं रामकरण आसोपा। और एक पंडित रेऊ है, वो कहते हैं कि चंद्रसेन मुगलों का निरीक्षण करने के लिए जो है नागौर दरबार में गए थे। फिर एक प्रश्न है यहाँ पर कि नागौर दरबार के बाद भद्राजून पर मुगल आक्रमण क्या प्रमाणित करता है? तो देखिए जैसे ही नागौर दरबार कंप्लीट होता है, नागौर दरबार में जो भी प्रक्रिया थी वो कंप्लीट होती है, उसके बाद में अकबर जो है सीधा भद्राजून पर आक्रमण करता है। तो ये प्रमाणित करता है क्योंकि भद्राजून ही चंद्रसेन थे, तो भद्राजून पर आक्रमण प्रमाणित करता है कि चंद्रसेन ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि ये इसने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी कारण भद्राजून पर अकबर ने अटैक किया। फिर देखिए ये फिर प्रश्न बनाया मैंने, पृथ्वीराज राठौड़ कौन सा, मैंने बताया था बीकानेर का जो कल्याणमल था उसने अधीनता स्वीकार की थी अपने दोनों पुत्रों के साथ, तो वही पृथ्वीराज राठौड़ है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकारने पर कौन सी जागीर दी थी? तो गागरोन की जागीर दी थी, ये मैंने बताया था अभी। पर यहाँ गागरोन की जागीर में रहते हुए ही देखिए पृथ्वीराज जो राठौड़ थे उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी री लिखी थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब इनके इस ग्रंथ और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में ये दो तीन थोड़े मत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। देखिए पृथ्वीराज राठौड़ को टेसिटोरी, डॉक्टर टेसिटोरी ने कहा है डिंगल साहित्य का होरेंस, डिंगल साहित्य का होरेंस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। फिर है कर्नल जेम्स टोड, इस वेली कृष्ण रुक्मणी को कहते हैं 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, कि 10 सहस्त्र घोड़ों का बल वाली रचना है ये वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और फिर बाद में देखिए दुर्सा हाडा, कवि दुर्सा हाडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी री को 5वें वेद की संज्ञा दी है। 4 वेद तो हैं अपने और 5वें वेद की संज्ञा दी है वेली कृष्ण रुक्मणी री को दुर्सा हाडा ने। और 18 पुराण है और 19वां पुराण बताया है वेली कृष्ण रुक्मणी री को, ठीक है। तो दुर्सा हाडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब देखिए अकबर जो है भद्राजून पर आक्रमण करता है कि उसने स्वीकारी नहीं थी अधीनता राव चंद्रसेन ने, तो भद्राजून पर आक्रमण करता है। जो चंद्रसेन है वो भद्राजून छोड़कर सिवाना चले जाते हैं, ठीक है, सिवाना को ही राजधानी बना लेते हैं। फिर उसके बाद में सिवाना से पीपलोद चले गए। इसके बीच में जलाल खां को जो है इसको सिवाना को जीतने के लिए भेजा था अकबर ने जलाल खां को,
इस बीच में जलाल खां को मार दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में देखिए अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया था। क्यों? दिल्ली गुजरात के मार्ग को महाराणा प्रताप व चंद्रसेन से सुरक्षित रखने के लिए। देखिए मारवाड़ से चंद्रसेन था, मेवाड़ से महाराणा प्रताप था, तो इन दोनों से दिल्ली से लेकर मालवा गुजरात तक के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बना दिया था। कितने सालों तक? 3 सालों तक बना दिया था, 3 वर्षों तक बना दिया था। कब बनाया? 3 अक्टूबर 1572 में। फिर देखिए शाहबाज खां आता है। फिर तो शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने जो है सिवाना विजय कर ली। फिर शाहबाज खां को भेजता है 1576 में, और इस शाहबाज खां ने सिवाना को जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो चंद्रसेन है वो सोजत में सारण की पहाड़ियों में जाकर शरण ले लेते हैं। और जो सोजत है वो किसके अधीन था? ये राम जो चंद्रसेन का भाई था, ठीक है। तो राम का पुत्र था कल्ला, तो रायमल ये जो कल्ला है उसके अधीन था ये सोजत, यहाँ का राजा था ये कल्ला। तो ये चंद्रसेन के पक्ष में था। तो चंद्रसेन को पहाड़ी क्षेत्र में जो मदद करने में इसका पूरा सहयोग रहता था कल्ला का, ठीक है। लास्ट में इसने भी समर्पण कर दिया मुगलों के आगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी विजय हो जाती है, सिवाना विजय कर लेता है अकबर। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ समझाया है, यहाँ थोड़ा इजी लगेगा आपको। देखिए ये सिवाना पर विजय करने के लिए देखो 2 साल तक अकबर ने कितने प्रयास किए हैं, जैसे मेवाड़ के लिए किए थे वही प्रयास किए हैं। देखिए मार्च 1576 में राय सिंह को भेजता है, बीकानेर के राय सिंह को भेजता है इसको सिवाना को जीतने के लिए, ठीक है। फिर बाद में जलाल खां को भेजता है। जलाल खां को तो जो है राव चंद्रसेन मार ही देता है। उसके बाद में शाहबाज खां को भेजता है मार्च 1576 में, और फिर लास्ट में शाहबाज खां जो है वो सिवाना को जीत जाता है। फिर देखिए अभी हमने देखा था कि भद्राजून, फिर भद्राजून के बाद में सिवाना चले गए, सिवाना को राजधानी बना लिया राव चंद्रसेन ने। फिर सिवाना के बाद में पीपलोद चले गए, ठीक है। फिर देखिए पीपलोद से जो राव चंद्रसेन है वो सिरोही जाते हैं, सिरोही के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में अजमेर जाते हैं। और इस दौरान ये जो राव चंद्रसेन है उन्होंने मुगलों के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध जारी रखा था, और इस युद्ध में पहाड़ी क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व दिया था। मतलब दुर्ग से युद्ध ना कर इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों से जो है युद्ध चालू रखा था मुगलों के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से हम ध्यान रखेंगे, कई बार ऑप्शन देके पूछ लेता है कि चंद्रसेन जो है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, भद्राजून, भद्राजून से सिवाना, और फिर सिवाना से पीपलोद, पीपलोद से सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और फिर अजमेर। फिर देखिए यहाँ से इनको इन सरदारों के द्वारा बुला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर ने सोजत, अभी हमने पढ़ा था सोजत, जिसमें जो है राम का पुत्र कल्ला जो राजा था, तो सोजत को खालसा घोषित कर दिया, ठीक है। तो अपनी भूमि घोषित कर दिया अकबर ने सोजत को। तो राठौड़ सरदार थे, उन्होंने चंद्रसेन को निमंत्रण भेजा। चंद्रसेन आए, जुलाई 1579 में इन्होंने सोजत पर अधिकार कर लिया, सोजत को हथिया लिया वापस चंद्रसेन ने 1579 में, ठीक है। और फिर जो है 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 11 जनवरी 1581 इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? सारण की पहाड़ियों में। कहाँ पड़ती है ये? पाली में पड़ती है। वहीं पर इनका समाधि स्थल है, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, सारण पाली में ही। और सारण को कई जगह सचियाप गांव भी लिख दिया जाता है, तो सचियाप गांव पाली या सारण पाली, यहाँ पर इनका समाधि स्थल है और छतरी बनी हुई है। इसके अलावा देखिए मार्बल की अश्वारूढ़ घोड़े पर बैठी हुई जो प्रतिमा है इनकी मार्बल से बनी हुई है। ये भी जो है मार्बल की जो है अश्वारूढ़ जो प्रतिमा है वो भी सारण पाली में ही बनी हुई है, ठीक है। तो इनकी तो स्थल, समाधि स्थल, छतरी और मार्बल की जो प्रतिमा वो सभी सारण या पाली में है या सचिया गांव में है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।